Dear students, in today's lecture, we are going to discuss the important questions of electrical machines. देखो हमने सारे यूनिट्स कवर कर लिए। अब हमें एक स्ट्रेटेजिकल स्टडी करनी है जिससे हमारे मार्क्स आए, अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिकल स्टडी में आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस कवर अप करने होंगे जो पीछे के एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखो, जो मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ उस असाइनमेंट में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ले रहे हैं। तो आपको असाइनमेंट या तो समझ के या तो रट के जैसे भी है असाइनमेंट तैयार करना है। ठीक है, अगर आपने असाइनमेंट तैयार किया तो आपका वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको हम बाद में देखेंगे। जो छोटे शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम बाद में देखेंगे। पहले मीडियम लेंथ एंड लॉन्ग लेंथ के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यूनिट वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें ऑल्टरनेटर में, आपने पढ़ा था या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन जो पहली यूनिट है उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि कॉइल पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। देखो, जो क्वेश्चन है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कॉइल पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। साथ में एक चीज और पूछा जाता है कई बार कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कॉइल पिच फैक्टर एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर एंड also derive the relation for EMF induced in an alternator। तो आप ऑल्टरनेटर में जो EMF इंड्यूस होगी उसको हम डिराइव करेंगे, साथ ही साथ कॉइल पिच फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को भी डिराइव करेंगे। और जो EMF इक्वेशन है उसमें आप Kp एंड Kd इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब Kw को आप मल्टीप्लाई करके फाइनल एक्सप्रेशन आप देंगे। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज, अब एक चीज पे बेस्ड डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको इसमें कई तरह के सवाल कराए हैं। एक तो सिंपल जो क्वेश्चन है कि 3 फेज है, 50 हर्ट्ज है, स्टार कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्टेड, इतने आरपीएम पे मशीन रोटेट कर रही है। कॉइल पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, कॉइल पिच मतलब पिचिंग कॉइल की हमने नहीं की, और जो कॉइल डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने किया है। तो आप ईएमएफ इंड्यूस निकालो, फ्लक्स पर पोल भी दी जाती है। एक तो सिंपल क्वेश्चन होता है। दूसरा क्या होता है कि कॉइल पिच फैक्टर निकालने के लिए कुछ कंडीशन दिया होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, आप देख लें, इट हैज 12 टर्न्स पर कॉइल, 12 टर्न्स पर कॉइल एंड 4 स्लॉट्स पर पोल पर फेज एंड कॉइल पिच ऑफ 10 स्लॉट्स। ठीक है, इस तरह का कोई भी कंडीशन दिया होता है तो साथ ही साथ फ्लक्स पर पोल की वैल्यूज भी दी गई होती है। आपसे लाइन एंड फेज ईएमएफ इंड्यूस निकालने के लिए कहा जाता है। एक कंडीशन इसमें होता है कि जो टोटल टर्न्स पर फेज है वो सीरीज में कनेक्ट है या पैरेलल में कनेक्ट है। अगर पैरेलल में कनेक्ट है, सपोज करिए हमारे पास 200 टर्न्स आए तो पर फेज आए टीपीएच, तो अगर वो सीरीज में कनेक्ट है तब तो 200 ही होंगे, अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर के आप इसको, हमने क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन एमएमएफ जनरेशन इन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एंड वेवफॉर्म्स। वैसे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि जो एमएमएफ जनरेट होती है तो आपको डायग्राम की मदद से दिखाना है कि जो एमएमएफ जनरेट होगी वो किस तरह की होगी, आप किस तरह की सप्लाई देंगे। जैसे तीन हर एक फेज में आपने दो दो कंडक्टर रखा तो एमएमएफ कैसी प्रोड्यूस होगी, वो एमएमएफ कैसी आएगी। जैसे दो की वजह से जो एमएमएफ आई, फिर अगले फेज में आप गए, उन दोनों की वजह से जो एमएमएफ आएगी, फिर अगले फेज में आप गए। तो इस तरह से जो एमएमएफ का जनरेशन होगा डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की वजह से, वो स्टेप वेव बनता है। तो आप इसको भी, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसको भी आप एक बार तैयार करेंगे। कम चांस है पूछने का, फिर भी पूछा जा सकता है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू मीन बाय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये कैसे प्रोड्यूस होती है मशीन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है और आप इसको तैयार कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो और हमने देखा भी था क्लास में कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हमने 3 फेज मशीन लिया था, उसमें वाइंडिंग हर एक फेज में हमने करंट का एक डायरेक्शन करंट की एज्यूम की थी। उसके बाद हर एक फेज की वजह से हम जो है वो
की एमएमएफ की डायरेक्शन हमने निकाली थी। फील्ड में हमने अलग से डीसी सप्लाई दिया था, फील्ड एमएमएफ की डायरेक्शन हमने दिखाई थी। और उसके बाद फील्ड एमएमएफ आर्मेचर एमएमएफ दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम निकालते हैं। फिर हमने रोटर को 90 डिग्री क्लॉकवाइज में, चाहे जिसमें भी आप रोटेट कराना है उसमें हमने रोटेट करा दिया था। और उसके बाद जो अगेन फील्ड एमएमएफ और आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ में रिलेशन आता है कितने डिग्री का है वो भी हमने निकाला था। और इस तरह से फाइनल हमने कंक्लूजन निकाला था कि जैसे जैसे आप फील्ड एमएमएफ को रोटेट कराते जाते हैं वैसे वैसे आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ उसके पीछे पीछे 90 डिग्री पे रोटेट करती रहती है। यूनिटी पावर फैक्टर पे हमने ये निकाला था। अगर हम फील्ड को सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कराएंगे तो जो हमारी आर्मेचर रिएक्शन एमएमएफ है वो भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगी। ठीक है, ये हमने देखा था। नेक्स्ट इज देखो ये derive the relation for EMF induced in AC machines having distributed and short phase winding। वही बात है जो मैंने आपको ऊपर कहा था कि EMF induced निकालने। अच्छा, एक चीज और है, what are the effects of harmonics in EMF induced। तो हार्मोनिक्स जो EMF induced होगा, जैसे हमने जो रिलेशन निकाला था फंडामेंटल के लिए एक EMF induced निकाला था, इसके बाद थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, इनकी वजह से जो भी EMF आती है तो उसको भी हमने कैलकुलेट किया था। क्लास में मैंने एक सवाल भी आपको करवाया था और वहां से जो ईएमएफ निकलेगी, जैसे ये वाला ही क्वेश्चन आई थिंक मैंने दिया था आपको कि 8 कंडक्टर्स हैं, इस तरह से इसका वैल्यूज मैंने कुछ अलग दिए थे, बी की वैल्यू मैंने दी थी और आपको मैंने फंडामेंटल थर्ड और फिफ्थ हार्मोनिक वोल्टेज निकालने के लिए कहा था, फिर रिजल्टेंट ईएमएफ कहा था। ये सवाल करवाया हुआ सेम टाइप का सवाल है। तो उसमें आप क्या करते हैं, फंडामेंटल कंपोनेंट जो फ्लक्स की फंडामेंटल कंपोनेंट होती है उसकी वजह से आप ईएमएफ इंड्यूस निकालते हैं। उसके बाद फिर थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट की वजह से, फिर फिफ्थ हार्मोनिक की वजह से, सेवंथ हार्मोनिक, जिसके जिसके वजह से भी आएगी। उसी तरीके से आप इसकी क्वाइल पिच फैक्टर केपीएन और केडीएन ये दोनों आप निकालते थे फंडामेंटल के लिए, फिफ्थ के लिए, थर्ड के लिए, सेवंथ के लिए। और फाइनली आप E1, E3, E5 इसको निकालते हैं और जो रिजल्टेंट ईएमएफ आती है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 का स्क्वायर, E3 का स्क्वायर, E5 का स्क्वायर, इस तरह से जहां तक भी है उसका अंडर रूट। तो यहाँ से आपको रिजल्टेंट ईएमएफ निकल जाएगा। तो ये मैंने सवाल करवाया था, उसी आधार पर आप इसको लिख सकते हैं कि जितने भी फ्लक्स कंपोनेंट होंगे, ये जो लिखा है कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनिक इंड्यूस्ड ईएमएफ, जितने भी फ्लक्स कंपोनेंट होंगे उन हर एक की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी और जो रिजल्टेंट ईएमएफ होगी वो E1 स्क्वायर प्लस E3 स्क्वायर प्लस E5 स्क्वायर E7 स्क्वायर अंडर रूट उसका रिजल्टेंट। ठीक है, अब ये है व्हाट डू यू मीन बाय स्लॉट एंड फिफ्थ हार्मोनिक्स। ये आपने पढ़ना नहीं है, फिर भी आप चाहो तो उसको देख सकते हो, मैं होगा तो एक लेक्चर इस पे दे दूंगा कि स्लॉट जो हार्मोनिक्स होते हैं, स्लॉट एंड फिफ्थ की वजह से ये कैसे हार्मोनिक्स होते हैं, कैसे इसको हम एलिमिनेट करते हैं। हमने जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखा था फॉगिंग एंड क्रॉलिंग, तो क्रॉलिंग में हमने देखा था कि हार्मोनिक्स होते हैं और जो हार्मोनिक की वजह से वहां पे फ्लक्स जनरेट हो रही थी, मतलब स्पेस हार्मोनिक फ्लक्सेस वहां पे प्रोड्यूस हो रही थी, उसमें स्लॉट एंड फिफ्थ हार्मोनिक का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बार टाइम मिला तो मैं इसमें लेक्चर एक दे दूंगा, ये आपको पढ़ना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ो, लेकिन आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये जो मैंने सवाल आपको है, ये सवाल इस तरह के सवाल मैंने क्लास में आपको एग्जैक्टली सेम सवाल करवाया है, वैल्यूज अलग हैं, आप उसको देखना। अब देखिए पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो आपको दिखाना है, पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और अगर आप वाइंडिंग को स्पेस में 90 डिग्री शिफ्ट करते हैं तो किस तरह से वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है क्या होता है, और जब आप दो वाइंडिंग को स्पेस में 90 डिग्री डिस्प्लेस करते हैं तो किस तरह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो भी आपको दिखाना है। ये मैंने बताया था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, आप इसको तैयार कर लेंगे। अब नेक्स्ट इज एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, कैसे आप उसको स्टार्ट करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, मैंने आपको उसका लेक्चर भी दिया है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर छोटे में पूछा जाएगा तो कोई भी एक मेथड पूछ लेगा, और अगर लॉन्ग टाइप में पूछा गया तो आपको सारे मेथड डिस्कस करने पड़ेंगे। एक चीज और है, देखें आप,
जैसे अगर हम स्लिप रिंग